हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको डिटेल्स में जानेंगे। ये दृष्टि प्रकाशन का है, एनसीईआरटी भारतीय इतिहास का है। कक्षा 6 से 12 तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का अध्यावर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल इसमें है। तो आइए फ्रेंड्स, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर डी है, घनानंद एक लोकप्रिय राजा था। ये सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। नंद राजाओं ने करों की वसूली से अपार संपत्ति जमा कर ली थी और उनके पास एक विशाल सेना भी थी। नंद राजा के पास विशाल सेना भी थी और वे बहुत सारा संपत्ति अर्जित कर लिए थे, परंतु वे कुशल शासक नहीं थे, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना आसान था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर युद्ध के लिए तैयार किया। ऐसा समझा जाता है कि नंद राजा यानी घनानंद लोकप्रिय नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उपयुक्त में से सभी सही है। देखते हैं सही क्या क्या है। यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। सही है। सिकंदर ने हकमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था। ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। ये भी सही है। व्याख्या है, यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उत्तर के कुछ क्षेत्र हकमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। पंजाब पर अब सिकंदर द्वारा पीछे छोड़े गए गवर्नर शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें से सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी प्रथम में है, चंद्रगुप्त ने शैल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। सही है। चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन आ गया था। ये भी सही है। व्याख्या है, चंद्रगुप्त ने जल्द ही समूचे पंजाब को जीत लिया था और सुदूर उत्तर में कुछ प्रदेश यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे। चंद्रगुप्त ने एक लंबे अभियान के बाद सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और सिंधु नदी के पार के उस प्रदेश को भी जीत लिया जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा है। दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध भी स्थापित हो गए। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मध्य भारत के भाग भी जीत लिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। करीब 25 वर्ष तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। कुछ उल्लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त इसके बाद जैन मुनि बन गए थे। नेक्स्ट है, बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसे बताना है। तो देखिए आंसर है डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। यानी बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। बिंदुसार की दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री संबंध थे। बिंदुसार के दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री संबंध थी। फिर केवल कलिंग प्रदेश
यानी उड़ीसा का क्षेत्र और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। कथन 1, 2, 3 सभी सही है। व्याख्या है, कलिंग के लोग मौर्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को उन पर आक्रमण करना पड़ा। यह काम चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या है, सही है कि असत्य है, सही कथन को बताना है। तो देखिए, अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने शासन में मिला लिया था, सही है। युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ था, ये भी सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रण किया कि वो युद्ध नहीं करेगा, यानी सब सही है, 1, 2, 3 सही है। व्याख्या है, मौर्य राजाओं में अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। मौर्य राजा में अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और भारत में महानतम शासकों में से एक था। भारत में क्या था, महानतम शासक में से एक था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया, परंतु दोनों ओर की सेनाओं की भारी हानि उठानी पड़ी। घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर अशोक को बड़ा दुख हुआ। तब उसने फैसला किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा। इसके विपरीत वह प्रयत्न करेगा और लोगों को समझाएगा कि वे शांतिपूर्वक रहे। भारतीय इतिहास में पहली बार सुदूर दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था। नेक्स्ट है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? आंसर है अशोक का, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या है, अशोक के अभिलेखों में प्राय उसे देवानाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी तथा राजा उपाधियों से संबोधित कर किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजा आज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया। उनमें उसने धर्म, अच्छे शासन और लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इन राजाओं को चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदवा दिया गया। इस प्रकार प्रजा को जानकारी मिली कि उनका राजा क्या सोचता है। इन अभिलेखों से भी हमें अशोक के विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी सही नहीं है, यानी अधिकांश राजा आज्ञाएं खरोष्टी लिपि में है, यह गलत है। सही कौन कौन है? तो अशोक की राजा आज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया, बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत रहती थी। प्राकृत का अर्थ होता था कि लोग वहाँ का मतलब स्थानीय भाषा जैसे कि लोग समझ सके। अशोक की कुछ राजा आज्ञाएं यूनानी भाषा में भी थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। व्याख्या है, अशोक बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह उन सामाजिक आदर्शों में विश्वास करता था जो लोगों के शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। इसे अशोक ने धम्म कहा। इसे अशोक ने क्या कहा? धम्म कहा। धम्म को अशोक ने राजा आज्ञाओं में समझाया है कि उसकी अधिकांश राजा आज्ञाएं ब्राह्मणी लिपि में है, अतः कथन भी गलत है। उस समय भारत में के अनेक प्रदेश में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। प्राकृत आम जनता की भाषा थी, जबकि संस्कृत भाषा ऊंची जातियों के शिक्षित लोगों द्वारा बोली जाती थी। अशोक अपने विचार को आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे भाषा का प्रयोग किया जो वे समझ सकते थे। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, अशोक के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन से
कथन सत्य है? अशोक के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। व्याख्या देखते हैं। अशोक के समय अधिकांश धार्मिक संप्रदाय दो समुदायों में बंटे हुए थे। एक समुदाय था ब्राह्मणों का और दूसरा था श्रमणों का। कभी कभी इस विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच जबरदस्त कलह भी होती थी। अशोक की इच्छा थी कि वे लोग एक दूसरे से मैत्री रखें और तरुण लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने, बच्चे अपने माता पिता के आदेश माने। उसने उसने मालिकों से सेवकों के प्रति दयालु और नम्र रुख अपनाने का निवेदन किया। अशोक इंसान एवं पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था, अतः कथन ये गलत है। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि वह उसे क्रूर कार्य समझता था। वह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस खाए। उसके अपने रसोई घर में प्रतिदिन 2 मोर और 1 हिरण राजा के लिए पकाए जाते थे। इस पर उसने रोक लगा दी। मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अशोक की राजआज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभ पर खोदी गई, सही है। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमा बनाई गई, सही है। व्याख्या है, स्तंभों पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई थी कि ये शीशे जैसे चमकते हैं। सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर 4 सिंह बनाए गए थे। वर्ष 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 4 सिंह की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि क्या समझाया है, तो एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी दो साहित्य स्रोत से मिलती है। उनमें से एक है अर्थशास्त्र, जिसका आज उपलब्ध अधिकांश हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा था। दूसरा स्रोत है मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा हुआ विवरण इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुल समय भारत में बिताया था। मेगास्थनीज का वृत्तांत, जिसका दुर्भाग्य वंश कुछ ही अंश बचा है, उसका आंखों देखा वर्णन है। उसने पाटलिपुत्र के संदर्भ में जानकारी दी है कि यह एक विशाल और सुंदर नगर था और मजबूत पर कोटे से घिरा हुआ था। मकान लकड़ी के बने हुए थे, परंतु राजा का महल पत्थर का बना हुआ था। मेगास्थनीज भारतीय समाज के बारे में लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे। उनकी यह तो अपनी भूमि होती थी या वे राजा के भूमि पर काम करते थे। वे गांवों में सुखपूर्वक रहते थे। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? तो अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके, ये भी कारण था। विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी, ये भी सही है। साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण प्रशासन एवं संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। व्याख्या है,
शायद बाद में मौर्य शासक इतने भारी खर्च के लिए पर्याप्त कर वसूल नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत अलग होने लगे और अंत में स्वतंत्र बन गए। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना कर दिया। क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध में शुंग वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर का, भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक क्वेश्चन है सातवाहन के वंश के परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सतकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था। इसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। किसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है? तो सतकर्णी प्रथम को। ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राजा को शक्तिशाली बना दिया था। क्या क्या था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया। ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही है। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था तथा उसका प्रशासन अच्छा था, यानी तीसरा भी सही है। 1, 2, 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या है सातवाहनों के वंश परिवार को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। इसका एक महान विजेता शासक सतकर्णी प्रथम था। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया था। सतकर्णी प्रथम के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ आंध्र में भगा दिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने सेना संगठित करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिम दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए, परंतु शकों ने सातवाहन पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठ पुत्र के शासन काल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह कर लिया। उसके बाद है ईसा की दूसरी शताब्दी के अंत में शक पहले की अपेक्षा कमजोर रह गए, तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया, परंतु इसके बाद भी सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह छिन्न हो गई। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था, उसका प्रशासन अच्छा था, राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। नेक्स्ट है 2 नंबर का प्रश्न, बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असत्य। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, यह गलत है। सही वाला को पढ़ते हैं। स्तूप होता था जो अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। क्या होता था ना कि स्तूप अर्धगोलाकार होता था, पूरा गोल नहीं होता था। उसमें क्या रखा जाता था? जितने भी बौद्ध भिक्षु होता था उसका मरने के बाद अस्थि का अवशेष ये सब रखा जाता था। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। स्तूप के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे, सही है। और अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। अमरावती का अगर क्वेश्चन आए कि अमरावती का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था या किसके सहयोग से बना था, तो क्या होगा? अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। नेक्स्ट है नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों की नेता माला माल हो गए थे।
उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था, उनमें अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। सांची, भोपाल के पास के स्तूप में वेदिका, रोलिंग और तोरण द्वारा इसी प्रकार के दान से बने हैं। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों से के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट और सारनाथ वाराणसी के निकट के विहार। इससे नगरों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने से बौद्ध भिक्षु को सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कार्ले और बेदसा यानी पश्चिमी घाट में पुणे के नजदीक के गुफा विहार। अमरावती के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है। हाँ, कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो इस पर नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया है, यह सही है। व्याख्या है, अमरावती स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उभारों में अंकित किया गया था। इस उभार शिल्प में बोई बाई और नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथ को दिखाया गया और दाईं ओर इसे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते दिखाया गया है। फिर है, अमरावती में उभार शिल्प में बोधिसत्व का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उस प्राणी को कहा जाता है जो समस्त जीवों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है। ऐसे प्राणी बुद्धित्व प्राप्ति की लालसा नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सेवा में जुटा रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, पांड्य, चेर और चेर की जानकारी संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। संगम साहित्य के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आंसर है डी, इस साहित्य की कविताएं संस्कृत में लिखी गई, ये गलत है। बाकी सही वाला पढ़ते हैं। चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्या होता था ना, चोल, पांड्य और चेर अक्सर अपने से मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। केरल के राजाओं ने नेंदु चेर लादन को एक महान वीर समझा जाता था। संगम साहित्य की कविताओं में चोल, पांड्य, चेर के युद्ध की जानकारी मिलती है। व्याख्या, दक्कन के पठार के दक्षिण में सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ था। ये थे चोल, जिसका केंद्र चेन्नई के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था, पांड्य जिसका केंद्र मदुरई में था, और चेर या केरल मालाबार का तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है इसमें था। उल्लेख मिलते हैं कि सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरई में हुई थी। दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट, चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध है और यही संगम साहित्य कहलाती है। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में चोल, पांड्य और चेर के युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। नेंदुर चेर लादन के बारे में कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया था। 5वां है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है। आंसर है डी, अरिका मेडू से। रोम जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पहुंचते थे
धनी रोमन लोग भारत में से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मांगते थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तक या पूर्वी समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। उन्हें जिन चीजों की जरूरत होती थी उन्हें वे जहाजों में भर लेते थे और सोने की में कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते थे। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते थे। यहाँ वे चीजें जमा करते थे और उन्हें जहाजों में रोम भेजने का इंतजाम करते। इन नगरों में एक था अरिकामेडू यानी पांडिचेरी के नजदीक, जिसकी पुराविदों ने खुदाई की। यहाँ रोम में बनी अनेक चीजें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ईसा की पहली सदी में ईसाई धर्म का उदय हुआ था, सही है, और वह भारत पहुंचा, सही है एकदम। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक चेन्नई के नजदीक के क्षेत्र में फैला, ये भी सही है। आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सही है। व्याख्या, ईसाई धर्म पहले के यहूदी धर्म पर आधारित था। यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया था। ईसा को ईश्वर का केवल मसीह यानी संदेश वाहक ही नहीं वस्तुतः ईश्वर पुत्र समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में अपने बनाए गए मनुष्य के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। अभिलेखों से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। यद्यपि जो घटना ईसा के जन्म के पहले हुई थी उन्हें ईसा पूर्व की तारीख से व्यक्त किया गया, और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईस्वी में गिना गया। घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज लगभग सारे संसार में प्रचलित है। नेक्स्ट है, 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए और भारत में बस गए। उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। इन लोगों को आने का क्रम क्या था? देखिए, सबसे पहले कौन आए? हिंद यवन, फिर शक आए, फिर पार्थिव, तब कुषाण आए, यानी ऑप्शन नंबर डी। यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यूनानी के अलावा जितने भी थे सब मध्य एशिया से आए थे। यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि वे भारतीय जन समुदाय के अंग भी बन गए। नेक्स्ट है, हिंद यवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इन्होंने गंधार प्रांत पर शासन किया, सही है। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए, सही है। इनके शासकों में कुछ बौद्ध बने, कुछ विष्णु उपासक बन गए, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। व्याख्या है, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गंधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानी शासकों की संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानियों संस्कृतियों का मिश्रण था, ये सही है। 9 नंबर का प्रश्न है, शकों से संदर्भित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन था।
भारत में आने के बाद शक अंततः कठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। नोट में है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील का मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनाई गई थी। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया था। सही है। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया था और उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हुन साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमगढ़ खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवादों में उसकी दिलचस्पी थी। गंधार कला शैली का विश्लेषण है। आंसर है डी, भारतीय तथा यूनानी शैली का है। प्राचीन एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्ति कला को प्रवेश मिला। गंधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला की इस शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे प्रभावित भी हुए। उनकी बनाई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। यह शैली गंधार कला के नाम से जानी जाती है। यह कला शैली ने केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थी, बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी, क्योंकि गंधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहां से मिले हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोधिसत्व उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता था जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए थे। क्या यह सही है? तो सही है। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या देखते हैं। जातक ग्रंथों में बोधिसत्व के बारे में अनेक कथाएं हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफी परिवर्तन हो गया था। अब यह वह सरल धर्म नहीं रह गया था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। बौद्ध संप्रदाय अब 2 भागों में बंट गया, महायान और हीनयान। महायानी बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए थे, परंतु भारत में अब भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। वे हीनयान बौद्ध कहलाए। महायान बौद्ध ने धर्मदूतों की मंडलियां चीन भेजी। ये धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारी के साथ यात्रा करने चीन गए पहुंचे। इस तरह जल्दी ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैल गया। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा सी, इसका शासन 500 साल से अधिक समय तक कायम रहा। ये गलत है। सही वाला पढ़ते हैं। इस राजवंश का उदय ईसा की 4वीं सदी में हुआ था। सही है। इसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की। इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा।
व्याख्या है, गुप्त राजवंश का शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा। 200 साल तक, वहां पर क्या दिया गया है 500 साल, इसलिए यह गलत है। फिर है, इस युग में भारतीय संस्कृति की उन कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा जिनकी शुरुआत पहले के युग में हुई थी। गुप्त सम्राट न केवल शक्तिशाली नरेश थे बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों, कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। उसने साकेत यानी अयोध्या का प्रदेश, प्रयाग, इलाहाबाद और मगध पर शासन किया। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज हो गया। इसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। सेकंड है, समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। यानी इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में तथा उसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला था। समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है। सही है, यानी 1, 2 और 3 सब सही है। व्याख्या है, इलाहाबाद अभिलेख का रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। यह अभिलेख इलाहाबाद किले में खड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्तंभ का बड़ा महत्व है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना एक लेख खुदवाया था। बाद में समुद्रगुप्त से संबंधित लेख भी इसी स्तंभ पर खोदा गया। समुद्रगुप्त ने अपने लंबे अभियान में भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया और आजकल के दिल्ली प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राजाओं से किया था। फिर उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की। अरण्य प्रदेशों के अनेक राजाओं को चाकर बनाया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान के 9 गणराज्यों यानी कुषाण राजाओं, श्रीलंका के राजा और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर वसूल किए। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। उसके एक सिक्के पर उसने बीना बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सही है। इसने पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त किया। यह भी सही है। इसने क्या किया था, पश्चिम भारत में गुप्त को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त किया। फिर विद्या और कलाओं के संरक्षक के बारे में इससे सबसे अधिक स्मरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध के जरिए मित्रता कायम की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के बाकाटक राज से था। गुप्त काल में ये राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता था तो उन्हें राजाश्रय मिलता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का गर्व था कि उनके दरबार में देश का सबसे बुद्धिमान कुछ विद्वान मौजूद है। इसके बाद के कई शासक कमजोर निकले। चीनी यात्री फाहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा था। सही है। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठे की। यह भी सही है। चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा था। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब सही है। व्याख्या देखिए,
फाहियान के ग्रंथ में गुप्तकालीन जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान ने लिखा है कि अलग अलग विचार होने के बावजूद बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांति से रहते थे। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इनके इसके अनुसार लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे। कानून नरम थे और दंड भी कठोर नहीं थे। समाज जातियों में बंटा था। अधिकतर जातियां आपस में मेल जोल से रहती थी, परंतु नगरों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग थे अछूत। अछूत के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु इस काल के अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मांस भी खाया जाता था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन व्यापार केंद्रों या बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। सही है। भरौल, सोपारा और कल्याण पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और वहां से भी दक्षिण पूर्व को जहाज भेजे जाते थे। सही है। मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाह से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान तथा भूमध्य सागरीय देशों को ले जाई जाती थी। सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। गंगा नदी के मुख्य प्रदेश डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति यानी ताम्लुक बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्ण भूमि यानी बर्मा, यवद्वीप, जावा और कम्बोज यानी कम्बोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत, भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य रूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे। व्यापारियों के काफिले और धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी। लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में उत्तर भारत में व्यापार का ह्रास हुआ। इसका आंशिक कारण था हुनों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुआ अस्थिर परिस्थितियां। अन्य कारण हो सकता है बाढ़ों और नदियों मार्गों में हुए परिवर्तन से गंगा द्रोणी का वातावरण में आया बदलाव। गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, ये गलत है। सही क्या है? अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल किया। अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू लोग विश्व शक्ति और विष्णु के उपासक थे। सही है। देवताओं की मूर्तियां की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगृह बनने लगे। फिर रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए। गुप्त काल में हिंदू धर्म बड़ा शक्तिशाली बन गया, परंतु अभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि उस समय शिव और विष्णु की उपासना बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। इसलिए गुप्त काल के इस धर्म को भी हिंदू धर्म कहा जाता है। गुप्त नरेश ने वैष्णव होते हुए अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी किए, परंतु अब धार्मिक यज्ञ उतने नहीं होते थे जितने कि वैदिक काल में। अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे, यानी विष्णु के उपासक थे। अतः कथन भी गलत है। राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिए। यह मंदिरों के निर्माण की शुरुआत थी। ये मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं की भांति नहीं थे। उन्हें ईंट और पत्थर जैसी चीजों से बनाया गया था। रामायण और महाभारत को धार्मिक साहित्य माना गया। आज उन्हें हम संस्कृत में जिस रूप में पढ़ते हैं वह उनका गुप्त काल में बना रूप है। गुप्त काल में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सांची में बौद्ध स्तूप के पास इस काल का बना हुआ एक कच्छ मंदिर है। सही है। देवघर में भी उस युग का एक छोटा मंदिर है। सही है। इस काल के सारनाथ की प्रस्तर मूर्तियों की गणना भारतीय मूर्तिकला की सबसे सुंदर कृतियों में से है। सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है। गुप्त काल के आरंभिक मंदिर बहुत साधारण थे। इसमें केवल एक कक्ष होता था जहां देवता की मूर्ति
स्थापित की जाती थी। यह गर्भगृह था। इस कक्ष के प्रवेश द्वार को मूर्ति कला सजाया जाता था। धीरे धीरे कक्षों की संख्या बढ़ती गई, 1 से 2, 3 और 4 ज़्यादा भी पहुंची। अंततः 12 की शताब्दी में मंदिर बहुत विशाल हो गए और उसके प्रांगण में कई भवन बनने लगे। नेक्स्ट है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। विशाख दत्त कालिदास का है जो नाटक है। नहीं, विशाख दत्त, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का 2 हो जाएगा। विशाख दत्त नाटक और 12 मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त ये गणित से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ये। व्याख्या है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? तो आर्यभट्ट और 12 मिहिर दोनों ही ज्योतिष तथा गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उसके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांतिका की रचना तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत, रघुवंश एवं अभिज्ञान शकुंतलम में साहित्य गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज का भी स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक रहे। कालिदास की संस्कृत भाषा सुंदर है। उनके पहले की संस्कृत रचनाओं में ऐसे सुंदर भाषा देखने को नहीं मिलती है। पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है छोटे छोटे राज्यों का युग। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी हो जाएगा, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। यह गलत है। सही क्या है? हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। सही है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया था। फिर से हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया था। सही है। हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। उसने अपने भारत यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। हर्ष द्वारा अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करने का मुख्य कारण कन्नौज का उसके राज्य के बीच में स्थित होना था। हर्ष एक लंबे अभियान पर निकला और उसने उत्तर भारत के अनेक भागों को जीत लिया। इसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान और असम तक गंगा की घाटी का प्रदेश शामिल था। परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाहिए तो उसे पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में बतापी या बादामी में थी। यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। उसकी महत्वाकांक्षा समूचे दक्कन पठार पर शासन करने की थी और कुछ समय तक उसमें सफलता भी मिली। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने हर्ष को हराया। चालुक्यों के 2 शत्रु थे, उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया, परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की यह एक करारी हार थी। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में
भारत की सामाजिक स्थिति पर विचार कीजिए। आंसर है सी, भारत में जाति प्रथा थी और नगरों के बाहर रहने वाली अछूतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। भारत के लोग गर्म मिजाज के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आता था, परंतु वे ईमानदार होते थे। सही है, एक और दो। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। हेनसांग ने लिखा है कि सभी लोग शाकाहारी नहीं थे, हालांकि इस बात पर जोर दिया जाता था कि लोग मांस न खाएं। नगरों में अमीरों और गरीबों के मकान में अंतर था। अमीरों के मकान खूबसूरती से बनाए गए और सजाए जाते थे, जबकि गरीबों के घर सादे सफेदे पुते हुए कच्चे फर्श के होते थे। अपराधियों की संख्या बड़ी नहीं थी, मृत्यु दंड दिया जाता था। आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था। नेक्स्ट है, जरथुरुष्ट धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जरथुरुष्ट धर्म का उपदेश 600 ईसा पूर्व के कुछ पहले जरथुरुष्ट ने दिया था। ईरान के महान हकमनी सम्राट जरथुरुष्ट धर्म के अनुयायी थे। जरथुरुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है। इस्लाम के आगमन तक जरथुरुष्ट धर्म ईरान का प्रमुख धर्म था। इनमें से कौन असत्य है, तो इसके बारे में बताना है, तो इसका सी हो जाएगा, असत्य। बाकी सब सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूत मंडली भेजी। 100 साल बाद जरथुरुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा तो वे दक्कन के पश्चिम तटों के नगरों में आकर बस गए और आगे चलकर पारसी कहलाए। जरथुरुस्ट की शिक्षा थी कि अच्छाई और बुराई की शक्तियां आपस में अंततः संघर्ष करती रहती है, लेकिन अंत में अच्छाई की जीत विजय होती है। फिर जरथुरुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक नाम जिंद अवस्था था। अतः कथन सी गलत है। जरथुरुस्त धर्म का पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ भागों में भी लोग के धार्मिक विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। सही है। तमिल संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। अलवर विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। सही है। पल्लव शासनकाल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर विष्णु या शिव की व्यक्तिगत उपासना का मामला है। यह विचारधारा भक्ति कहलाई। इसमें कई जातियों के लोग शामिल थे। बहुत से तो कारीगर और किसान थे। वे लोग बीच बीच में कांचीपुरम में एकत्र होते थे और वहां उत्सवों के अवसर पर गीत भजन गाते थे। वे गीत जनसाधारण की तमिल भाषा में लिखे गए। नोट, कांचीपुरम पल्लव की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विचार कीजिए कथनों पर। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों है। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया, जबकि कांचीपुरम का मंदिर 75 खंडों से बनाया गया है। मंदिर के एक सिरे पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इस कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। दोनों सही है। व्याख्या है, पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिरों बनवाए। बाद में ये मंदिर लोगों के जमाव के स्थान बन गए। शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठते थे और दूसरे की खबरें सुनाते या ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते, जैसे करों तथा खेती की सिंचाई के मामलों पर। अतः अनेक बड़े धार्मिक भवनों की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में होता था। ये मंदिर बड़े धनी होते थे, इनकी अपनी जमीन होती थी जिसे आमदनी होती थी। इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में लगाया जाता था। फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में 9 नंबर टॉपिक से किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।